Yes, welcome back to students on Chemistry Point। एंड जैसे कि आपको पता है ये स्ट्रेस की सीरीज चल रही है, आपका एग्ज़ाम टाइम पे स्ट्रेस दूर कर रहे हैं हम। तो इसी स्ट्रेस मैनेजमेंट की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं कुछ स्ट्रेटजीज़ की ओर जो एक स्ट्रेस के लिए ज़रूरी होती है। तो उनमें जो आपकी 4th यूनिट है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, यहाँ हम बात करेंगे कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज़ में लेते हैं स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए। तो उन स्ट्रेटजीज़ में जो आपके पास है वो आती है स्ट्रेस प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़। यानी पहले तो हम स्ट्रेस को प्रिवेंट कैसे करेंगे वो स्ट्रेटजीज़ देखेंगे और उसके बाद में उसको रिड्यूस कैसे करें वो हम उपाय देखेंगे। तो उन स्ट्रेटजीज़ में सबसे पहला आता है द पावर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब है कि आप पर्टिकुलर अपने विचार जो है, अपने इमेजिनेशन है, अपनी थिंकिंग है, फीलिंग्स है, उनको आप कैसे अनुभव करते हो। तो ये पावर आपके पास परसेप्शन का होना चाहिए, तब आप स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहोगे, मैनेज कर पाओगे स्ट्रेस को। नेक्स्ट, थिंकिंग एंड चूजिंग। आप पर्टिकुलर किसी गोल के बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं, कौन सा गोल आपने सेलेक्ट किया है, क्या चूज़ किया है, तो ये भी मायने रखता है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है सजगता। आप अपने गोल्स के प्रति कितने सजग हैं। आप पर्टिकुलर कहीं जा रहे हैं तो आप उस ट्रिप के बारे में कितना सजग हैं। आपको अगर किसी ट्रिप का पता नहीं होगा तो वो ट्रिप आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। पहले से आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन कौन सी यहाँ दिक्कतें आ सकती है। मैनेजिंग इमोशंस, आपको इमोशंस मैनेज करने नहीं आ रहे तब भी आप स्ट्रेस में रहेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़, यानी जो मॉरल वैल्यूज़ है, डिफरेंट टाइप की जो वैल्यूज़ हैं, वो इनकी इम्पोर्टेंस आपको पता नहीं होगा तब भी आप स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि वो कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करेगी। स्पिरिचुअलिटी, आपके अंदर जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी होगी आप स्ट्रेस को ओवरकम करने में उतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। टाइम एंड लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ में डिफरेंट टाइप के जो हैसल्स आते हैं, रोज़मर्रा की जो समस्याएं आती है, और आपने टाइम का किस तरह से मैनेजमेंट किया है, ये भी एक स्ट्रेस को प्रिवेंट करने की स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट, मनी मैटर्स। जैसे कि आपको पता है ज़माना पैसों का है, पैसों के बगैर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ एक मनी भी मैटर करता है स्ट्रेस को प्रिवेंट करने में। सोशल सपोर्ट, रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पर सोशल सपोर्ट कितना है, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, एंड आपका कम्युनिकेशन कैसा है, ये भी डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस को किस हद तक रिमूव कर पाते हैं। क्रिएटिंग एंड हीलिंग इन्वायरमेंट, आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, आप में वो कितनी क्षमता है, वो भी डिपेंड करता है कि स्ट्रेस को आप किस लेवल तक रिमूव कर पाते हैं। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल जितनी हेल्दी रहेगी स्ट्रेस उतना कम रहेगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, दिख तो रहा ना आपको, एक मिनट। यस, ये कुछ स्ट्रेटजीज़ है जो आप पर्टिकुलर स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटजीज़ की ओर, यानी स्ट्रेस को आप रिड्यूस कैसे करेंगे। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के कई तरीके हैं, जिनमें एक है रिलैक्सेशन, टेक ए ब्रीथ, लंबी सांस लें। मतलब जैसे हम प्राणायाम, योगा करते हैं, वो भी एक स्ट्रेस रिमूवल स्ट्रेटजी है, स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटजी है। ऑटोजेनिक्स, अभी हम बात करेंगे ऑटोजेनिक ट्रेनिंग क्या होती है। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, गाइडेड इमेजरी का मतलब आप अपने माइंड में क्या चित्रण महसूस मतलब चित्रित क्या रखते हैं, क्या चित्रण रखते हैं, मतलब आप इमेजिन करके कोई आप चित्र माइंड में रखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने स्ट्रेस दूर करते हैं। जैसे आप मतलब स्पिरिचुअल है तो आपका जो भी कोई इष्ट है वो आपके हमेशा ही माइंड में रहता है। आप जब भी स्ट्रेस में रहते हैं आप उनकी शरण में जाना चाहते हैं, तो वो एक गाइडेड इमेजरी हो गया, ठीक है। वो आपका इमेजिनेशन हो गया कि मैं किसी भी मुसीबत में फंसूँ वो तो मुझे बचा ही लेगा, ठीक है। मेडिटेशन भी एक स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक है।
योगा भी एक स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक है एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव हेल्थ जो इश्यूज़ है, यानी उनको आप जितना ज़्यादा रिमूव करोगे वो भी स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स में आते हैं। तो ये मैंने 2 टाइप्स इसको क्लासीफाई किया है, एक स्ट्रेस प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी और एक स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स जो आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन भी आपके इस पर्टिकुलर स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जितना अच्छा न्यूट्रिशन होगा उतना आप हेल्दी रहेंगे, जितने हेल्दी रहेंगे उतना स्ट्रेस को रिमूव करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। सर्टेन स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस कैन बी एक्सरबेटेड बाय डाइटरी हैबिट्स, यानी आपके पास अगर कोई आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी डाइट हैबिट अच्छी नहीं है, तो कुछ स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। एक्सरबेटेड का मीनिंग हो गया एक तरह से बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना। 2 टाइप की ईटिंग डिसऑर्डर होती है, एक होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक है बुलिमिया। यहाँ एनोरेक्सिया नर्वोसा में एक ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें हर वक्त उसको मोटा होने की टेंशन रहती है, वो कम खाता है। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो भूखे रहने की उसमें आदत बन जाती है। वो एक ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, वो स्ट्रेस की वजह से हो गया कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, तो वो कम कैलोरी लेता है। तो उस केस में इस डिसऑर्डर को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट है बुलिमिया। इसमें क्या है, वो ज़्यादा खाकर उल्टी करता है, वॉमिटिंग की उसमें वो टेंडेंसी होती है। ठीक है, ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है। टू बी न्यूट्रिशनली हेल्दी यू नीड टू मेंटेन ए बैलेंस डाइट। अगर आप न्यूट्रिशनली हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें वैरायटी ऑफ फूड्स हो, जो आपको वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स देते हैं, सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। ये सब कुछ जिसमें इन्वॉल्व हो वो एक बैलेंस डाइट होगी। टू इंश्योर दैट यू गेट द अप्रोप्रिएट वैरायटी ऑफ फूड्स, यू शुड ईट फूड्स इन द अमाउंट कंसिस्टेंट विद द फूड पिरामिड। एक अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एक पिरामिड की बात करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको एक बैलेंस्ड डाइट रखनी होती है। तो आप अपना ख्याल जितना ज़्यादा रखोगे स्ट्रेस से उतना ही ज़्यादा दूर रहोगे, क्योंकि आप खुद अपना ख्याल नहीं रखोगे तो दुनिया में कोई आपका ख्याल रखने नहीं आएगा। नेक्स्ट ये एक स्ट्रेस पिरामिड है जो ये बता रहा है कि आपको क्या क्या अपनी डाइट में बैलेंस डाइट की फॉर्म में रखना चाहिए। ग्रेन्स यानी जो अनाज है वो आप कम से कम 3 टाइम तो खाएं ही। ठीक है, ब्रेड, सीरियल्स, क्रैकर्स, राइस, पास्ता वगैरह एवरीडे आप यूज़ में लें। वेजिटेबल्स वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। आप जितनी ज़्यादा डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, स्पिनाच, पालक है, ये डार्क ग्रीन लीफी जितने भी आप सब्जियां खाओगे उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, उतने ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। फ्रूट्स आप जितने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जितने यूज़ में लोगे, फ्रेश फ्रूट जितने यूज़ में लोगे, वो आप चाहे ड्राइड फ्रूट हो चाहे फ्रोज़न हो, चाहे जैसे भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग फ्रूट जूस हो, वो आप अगर अपनी डाइट में लेते हैं तब हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट, मिल्क आपकी डाइट का एक हिस्सा होना चाहिए। लो फैट या फैट फ्री मिल्क आप चूज करें, योगर्ट या अदर मिल्क प्रोडक्ट यूज में लें। ठीक है, यू डोंट और कांट कंज्यूम मिल्क, चूज लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स, अदर कैल्शियम सोर्सेज सच एज फोर्टिफाइड फूड्स एंड बेवरेजेस। यानी यहाँ पे आपको ऐसे लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स जो है वो चूज करने होते हैं, कैल्शियम का सोर्स है वो आपको चूज करने होते हैं। चूज़ लो फैट मीट एंड बीट। जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए ये जो मीट एंड बीन्स है वो मीट यूज़ में ले सकते हैं। ये भी लो फैट एंड लीन मीट, पोल्ट्री वगैरह इनका यूज आप कर सकते हैं। तो ये एक फूड पिरामिड है जिसके अकॉर्डिंग आपको डाइट बैलेंस करनी होती है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपके सामने ये पिरामिड ही है जिसमें आपको वेजिटेरियंस मस्ट कंज्यूम वेजिटेबल ऑयल 3 to 5 tablespoon ईच डे, ब्लैक स्टेप मोलासेस 1 tablespoon ईच डे। यानी हर दिन आपको कितना क्या वेजिटेबल ऑयल जो है या ब्रेवरी है ईस्ट है वो कितना लेना चाहिए। ये मिल्क एंड मिल्क सब्स्टिट्यूट है, यानी मिल्क लेते हैं आप, चीज़ लेते हैं, सोया मिल्क लेते हैं जो विटामिन B12, D, कैल्शियम इनके
सोर्स होते हैं वो आपको हर दिन 2 से 4 टाइम तो लेना ही चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट का यूज़ कर सकते हैं, फ़िश का यूज कर सकते हैं, या उनके सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स है, नट्स है, सीड्स है, पीनट है, बटर है, ठीक है, एग्स वगैरह, वो हर दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। ऐसे ही वेजिटेबल ग्रुप में वेजिटेबल्स का यूज करें, उनमें आप फैट मिक्स करते हैं, आप उनमें शुगर्स मिक्स करते हैं। जैसे आपको दूध अकेला नहीं भा रहा है तो आप उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं ब्लू कलर के, ये क्या बता रहे हैं, जो आप शुगर ऐड कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। और ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, वो फैट नेचुरली अकरिंग या एडेड फैट है, उसको बता रहे हैं जो इसमें होते हैं। तो आप फ्रूट ग्रुप की तरफ हैं तो 2 से 4 बार फ्रूट का यूज़ करें। आप वेजिटेबल ग्रुप की तरफ है तो वेजिटेबल्स खाएं। ग्रेन्स एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स यानी ब्रेड, दालें, पास्ता, चावल, पोटैटो, कॉर्न, ग्रीन पीस, ये सब कुछ आप थोड़े थोड़े अमाउंट में खाते रहें ताकि आप हेल्दी रहें। तो ये स्ट्रेस को दूर करने का एक तरीका है। नेक्स्ट, आप रिलैक्स होना चाहेंगे या स्ट्रेस में रहना चाहेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। ये आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है, आपको डिसाइड करना है। स्ट्रेस और रिलैक्सेशन, विच डायरेक्शन विल यू चूज़, आप कौन सी डायरेक्शन चूज करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। रिलैक्सेशन इज द प्री रिक्वेस्टिक यानी एक पूर्व शर्त है फॉर दैट इनर एक्सपेंशन दैट अलाउज ए पर्सन टू एक्सप्रेस द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड जॉय विद इन। अपने अंदर के आनंद को, अपने अंदर की अनुभूति को, अपने अंदर की प्रेरणा को एक्सप्रेस करने के लिए क्या ज़रूरी है, रिलैक्सेशन एक पूर्वगामी शर्त है, रिलैक्सेशन एक प्री रिक्वेस्टिक कंडीशन होती है। तो आप में से आपको इनमें से कौन सा चूज करना है, रिलैक्सेशन को चूज करना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्हीं रिलैक्सेशन टेक्निक्स की, इनके एप्लीकेशंस की। ये रिलैक्सेशन के जो टेक्निक्स है उनका हम यूज़ करेंगे स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए। रिलैक्सेशन क्या है? पीपल रिलैक्स इन मैनी वेज। पीपल अपने आप को रिलैक्स कई तरीक़ों से करते हैं। क्या? नेचर का आनंद लेकर, नेचुरल प्लेसेस का विजिट करके, म्यूजिक सुनकर आनंद की अनुभूति करते हैं, और कॉन्टेम्पलेट सेक्रेड स्क्रिप्चर यानी जो आपके धार्मिक ग्रंथ है उनका चिंतन मनन जैसे मैं किया करता हूँ, तो उससे भी स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है। स्पिरिचुअल कंफर्ट से भी आप स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, यानी अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि आप अपने आप को रिलैक्स किस किस तरीके से कर सकते हैं। और कंसर्न इज विद फॉर्मल एंड पैसिव रिलैक्सेशन एक्सरसाइज दैट इन्वॉल्व डिग्री ऑफ विड्रॉल, यानी अपना जो चिंता का विषय क्या है कि जो स्ट्रेस है वो कितने कितने अंश में दूर हो रहा है। तो ये किस किस से हो सकता है? ये योगा से हो सकता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन से हो सकता है, मेडिटेशन से हो सकता है। इस टाइप की जो टेक्निक्स है वो थाउजेंड्स ऑफ स्टडी ये कह रही है कि मोस्ट पॉपुलर टूल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन क्या है? प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन इज ए टेक्निक यूज टू इंड्यूस नर्व मसल रिलैक्सेशन। ये एक टेक्निक है जो एडमंड जैकबसन ने डिस्क्राइब की थी, डिस्कवर की थी। इसमें नर्व्स एंड मसल को रिलैक्सेशन मिलता है कि ऐसी एक प्रैक्टिस है, ये एक्सरसाइज है, ठीक है। और अपनी बुक प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में इसका जिक्र किया था, और ये हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए जो ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में हैं तो उनके लिए यूज़ में लिया गया था। और इसी प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक को न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेशन या जैकबसन रिलैक्सेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ नर्व्स कंट्रोल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है इस टेक्निक में, ठीक है। तो ये कुछ रिलैक्सेशन के एग्जाम्पल है, कुछ रिलैक्सेशन की टेक्निक्स है। नेक्स्ट, यहाँ रिलैक्सेशन के 6 फैमिलीज़ हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए। रिलैक्सेशन की टेक्निक्स में ये सब आ रहे हैं। इनमें नंबर 1 है योगा स्ट्रेचिंग, यानी आप रोज़ योगा करेंगे
आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी, आपकी मसल्स को रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके नर्व्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक टेक्निक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी जैसे हम प्राणायाम करते हैं ना, वो तो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग अभी बताएंगे। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग क्या है कि ऑटो हिप्नोसिस टाइप की एक ट्रेनिंग है, मतलब उसमें ऑटोमेटिक आप ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहाँ आपको आनंद की अनुभूति होती है। आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं अलग ही, जिसमें आपको स्ट्रेस परेशान नहीं करता है। इमेजिनरी और पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स, अपने जो सेल्फ स्टेटमेंट्स है वो कभी भी नेगेटिव न बनाएं, पॉजिटिव बने रहें, जो आपको स्ट्रेस से दूर रखेंगे। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, यानी आप सजग रहें। सजग किसी भी वे में रह सकते हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सजग इस वे में रह सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न क्या होगा, तो आप फिर स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो पहले ये माइंडफुलनेस नहीं होगी आप में, तो आप स्ट्रेसफुल रहेंगे। तो ये कुछ 6 टाइप की रिलैक्सेशन फैमिलीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब ये रिलैक्सेशन एक्सेस, आप रिलैक्सेशन को किस तरह से एक्सेस करते हो, ये स्किल कौन कौन सी है, और रिलैक्सेशन फैमिलीज़, इनमें क्या रिलेशन है। तो इधर तो है टारगेट और इधर है टेक्निक। टारगेट क्या, स्ट्रेस पोस्चर एंड पोजीशन। आपकी पर्टिकुलर जो पोजीशन एंड पोस्चर है वो स्ट्रेस्ड है तो आप स्ट्रेचिंग यानी हठ योग का यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस्ड मसल, आपके मसल्स में स्ट्रेस है, तब आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस ब्रीदिंग, यानी मतलब कई बार स्ट्रेस ऐसा होता है कि या तो अपनी सांस जल्दी चलती है या बहुत धीरे चलती है, हम बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं, तब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। स्ट्रेस बॉडी फोकस, उसके लिए ऑटोजेनिक ट्रेनिंग होती है। स्ट्रेस इमोशन, उसके लिए इमेजिनरी और पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है, वो एक कारगर टेक्निक साबित हो सकती है। स्ट्रेस्ड अटेंशन, उसके लिए मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस ज़रूरी होती है। तो ये कुछ रिलैक्सेशन की एक्सेस की स्किल्स एंड रिलैक्सेशन फैमिलीज़ के बीच रिलेशन है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑटोजेनिक ट्रेनिंग की। एक टर्म आई थी ना अपने पास, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। तो ये एक ऑस्कर वॉग्ड एक साइंटिस्ट हुए हैं, ब्रेन फिजियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने देखा कि कुछ पेशेंट्स जो है वो अपने आप को हिप्नोटिक स्टेट में आप करने में सक्षम होते हैं। हिप्नोटिक स्टेट, हिप्नोसिस नाम सुना होगा। हिप्नोटिक स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा रिलैक्स स्टेज में, एकदम अटेंशन में, एकदम चिंता से दूर, और अपनी जो जागरूकता है, माइंडफुलनेस है, अवेयरनेस है, उसमें भी वो चेंजिंग कर सकता है। ऐसी कंडीशन को हिप्नोटिक कंडीशन कहते हैं। तो हिप्नोटिक स्टेट पर्टिकुलर हर एक इंसान की एक एबिलिटी होती है। लोगों ने बदनाम करता है कि वो हिप्नोसिस करता है, आपकी वो एबिलिटी है। और ऑटो हिप्नोसिस एक इंसान की टेक्निक होती है, मतलब टेंडेंसी होती है, एक एबिलिटी होती है, उससे वो अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखता है। ठीक है। दीज पेशेंट्स रिपोर्टेड लेस फटीग। अगर किसी में ऑटो हिप्नोसिस की टेंडेंसी है, ये गुण है, तब वो अपने को कम थकावा महसूस करते हैं, लेस टेंशन में महसूस करते हैं, और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर उनमें कम देखने को मिलता है। हेडेक वगैरह, कई बार हम ज़्यादा सोच लेते हैं ना, चिंता ज़्यादा कर लेते हैं तो हेडेक हो जाता है, तो वो उनमें नहीं हो पाता है देन अदर पेशेंट के कंपैरिजन में। तो कई बार जैसे हम एक ऐसे माहौल में चले जाते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वहाँ बैठे हैं, अब हमें कोई परवाह नहीं है देश दुनिया की, हम क्या करें। तो वो जो सिचुएशन है वो अपने आप को रिलैक्स करती है, अपने को स्ट्रेस से दूर करती है, उसे बोलते हैं ऑटो हिप्नोसिस। ऑटो हिप्नोसिस खुद में ही आना, किसी दूसरे के थ्रू नहीं, खुद में ही ये परिवर्तन आना। आप दूर किसी प्रकृति की तरफ चले जाते हैं देखने, ठीक है, उस प्रकृति का आनंद लेते हैं, ग्रीनरी का आप एंजॉय करते हैं, आप सूर्यास्त के टाइम पे ऐसे खड़े हो जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, तो वो एक तरह से क्या हो गया, ऑटो हिप्नोसिस हो गया, जिसमें आप बस ओनली रिलैक्स की मुद्रा में हैं। जर्मन साइकेट्रिस्ट है जॉनसन शुल्ज, उन्होंने इस हिप्नोसिस को यूज़ किया अपने पेशेंट्स के लिए।
and he developed autogenic training using the observations of Vogt as its basis। वॉग ने जो ऑब्जर्व किया उसका यूज अपने पेशेंट्स पे किया और इसी को क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। क्या है ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक है दैट इन्वॉल्व्स इमेजिनिंग वंस लिम्स टू बी हैवी, वार्म एंड टिंगलिंग। ऐसे लगता है कि अपने अंग भारी हो रहे हैं और अपने अंग अंग में क्या है, थोड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है, अपने कंपन सा फील होता है। तो ऐसी टेक्निक को ऑटोजेनिक टेक्निक कहते हैं। ये एक स्पेशल टेक्निक होती है, साइकियाट्रिस्ट इसको यूज़ में लेते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऑटोजेनिक ट्रेनिंग के, जो आपको पिक्चर्स दिख रही है वो कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। फर्स्ट सीटेड पोजीशन, सेकंड सीटेड पोजीशन, ठीक है, ये ऑटोजेनिक मेडिटेशन है। मैंने कहा ना अभी, इमेजिनेशन है रिलैक्सेंसिंग। आप इस टाइप के समुद्र किनारे जाते हैं, आप नदी किनारे चले जाते हैं, आप ग्रीनरी की तरफ देखते हैं, तो ये क्या है, ये एक ऑटोजेनिक मेडिटेशन हो गया। वो अपने माइंड को बड़ा शांत करता है। कैन बी वेरी कामिंग ऑन द माइंड, स्पेशली इफ़ द इमेज इज़ वेरी विविड। ये आपको एक नेचुरल इमेज दिख रही है, तो इस टाइप की ये जो हम नेचुरली इमेज देखते हैं उससे भी अपने मन को शांति मिलती है। ये एक्सरसाइज देख रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप की रिलैक्सेशन टेक्निक्स है जो स्ट्रेस को दूर करती है। नेक्स्ट, ये प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक में हम ये कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। इनमें है टेंसिंग, रिलैक्सिंग मसल्स, यहाँ मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी स्ट्रेस रिड्यूस होती है। बेनिफिट्स फॉर वेल बीइंग, जो अपने लिए हेल्दी होती है, अपनी हेल्दियर लाइफस्टाइल के लिए अच्छी होती है। ये रेगुलर प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है। Progressive relaxation techniques requires tensing and then releasing different muscle groups to reduce physical tension and promote relaxation। हम जो ये योगा करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए वो एक तरह से क्या हो गई, एक रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गई। हम अपने मसल्स को खींचते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, तो ये रिलैक्सेशन प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक हो गई। ये इसके कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। कुछ लोग अपने स्ट्रेस को इस तरह से भी दूर करते हैं। ये देखिए, ये फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, ये फेशियल एक्सप्रेशन है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर का। मसल टेंशन हो रहा है इसके चेहरे से पता चल रहा है, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट हुआ ना, इस स्ट्रेस को ये एक्सप्रेस कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट पे। ये नाविक है, सेलर नाविक को बोलते हैं। This drill instructor is not having a calm discussion with this sailor. His muscle tension is visible in his facial expression and body language. इसके भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या हो रही है, वो आपको जो दिख रही है ना, वो इसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए ऑटोमेटिक बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। ये भी एक क्या है, मसल रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टेक्निक आ रही है योगा। योगा कम्स फ्रॉम ए रूट वर्ड, एक रूट वर्ड जिसका मीनिंग होता है बाइंड अप करना। योग होता है ना, बाइंड, जॉइन, अटैच, योग, टू डायरेक्ट एंड कंसंट्रेट वंस अटेंशन। किसी पर्टिकुलर इंसान का एक अटेंशन जो है वो लाना, वो योगा है। कम्युनिकेशन विद गॉड, गॉड से कम्युनिकेशन योगा है। एक्चुअली योगा शुड मोर एक्यूरेटली बी कॉल्ड योगास, क्योंकि यहाँ पर योग केवल एक क्रिया नहीं है, योग की अनेक क्रियाएं हैं। सिंस देर आर सो मैनी टाइप्स, ठीक है। यहाँ प्राण योग, ब्रह्म योग, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, ये अपने प्राचीन संस्कृति में ये सब कुछ हम सुनते आ रहे हैं। अब पढ़ने को तो टाइम कहाँ मिलता है, लाइफ इतनी बिजी है कि हमें अपनी संस्कृति का ही पता नहीं है। हम अपने पुराने जो ग्रंथ है या अपनी जो पुरानी हिस्ट्री है उसका भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये योग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इस जैसे योग पर्टिकुलर एक क्रिया नहीं है, डिफरेंट टाइप की क्रियाओं का एक कॉम्बिनेशन है। राजयोग, तंत्र योग, तो द मोस्ट वाइडली नॉन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड हठ योग इन्वॉल्विंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो ये योग जो है आजकल वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और ईस्टर्न कल्चर में ये कम होता जा रहा है, ये उल्टा होता जा रहा है।
It is no wonder therefore that yoga is proposed to serve many different functions. योगा अपनी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शन को क्रिएट करता है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है. फ्रॉम क्लींजिंग द बॉडी, अपनी बॉडी की सफाई के लिए भी ये अच्छा है, मतलब अपनी हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है. टू एक्टिवेटिंग द नर्वस सिस्टम, अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी ये अच्छा है. टू इम्प्रूविंग वंस इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस को भी जो योगा है वो इम्प्रूव करता है. ये कुछ बेनिफिट्स है योगा के. फिजिकल हेल्थ इम्प्रूवमेंट, मेंटल वेलबींग एनहेंसमेंट एंड होलिस्टिक हेल्थ रिकवरी. आप अगर रोज़ योगा करते हैं तो आपको ये कुछ बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं. थेरेपेटिक का मतलब है उपचारात्मक, जो आप एक्शन यूज़ में लेते हैं वो सब कुछ योगा की वजह से हो सकता है. ये कुछ पोस्चर है जो हम बोलते हैं ना योगासन, अलग अलग टाइप के, वो वेस्टर्न कल्चर में ये अलग अलग पोज की फॉर्म में बोले जाते हैं. वॉरियर पोज, इजी पोज, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट. ये जैसे हम बोलते हैं पद्मासन, पाद पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, मयूरासन, ये जो हम टर्म यूज़ में लेते हैं, वैसे ये वेस्टर्न कल्चर में अलग अलग टर्म है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं. इन्हीं को ही कहा हुआ है. लेग रिक्लाइन लंग, ठीक है, इसे हम इसका नाम भूल गया मैं, पादासन या कुछ इस तरह से, पाद पश्चिमोत्तानासन नाम है. ये जो है भुजंगासन नहीं है, मयूरासन भी नहीं है, ये नाम भूल गया मैं, ये भुजंगासन है. तो ये कोबरा पोज, क्रेन पोज, लेग रिक्लाइनिंग लंग, ये वेस्टर्न कल्चर की टर्म्स हैं. नेक्स्ट हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स में रिपीटेड जो प्रेयर है उसको भी शामिल करते हैं. कार्डियोलॉजिस्ट है हर्बर्ट बेंसन, ऑथर ऑफ रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स एंड स्ट्रेस रिसर्चर के ऑथर हैं. उन्होंने कहा है कि आप बार बार रिपीटेटिव प्रेयर करते हैं उससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है. ये रिलैक्सेशन इंड्यूस इफेक्ट है मेडिटेशन का एक तरह से. हम रोज़ मंदिर जाते हैं, हम रोज़ अपने इष्ट की पूजा करते हैं, तो ये रोज़ का एक स्ट्रेस दूर करने का तरीका हो गया. क्वाइटिंग रिफ्लेक्स, ये भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसमें 6 स्टेप इन्वॉल्व होती है. साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्ट्रोबेल ने डेवलप किया था ये, और इन्होंने कहा थिंक अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू अफ्रेड और एनेक्सियस. उसके बारे में सोचें जो आपको डराता. स्माइल इनसाइड, अपने अंदर से मुस्कुराइए. दिस ब्रेकअप्स द एनेक्सियस फेशियल मसल टेंशन. वो जो आपके अंदर जो चिंताएं हैं, जो फेशियल मसल टेंशन है, उसको दूर करेगा. टेल योर सेल्फ आई कैन कीप ए काम बॉडी एंड एन अलर्ट माइंड. मेरे पास एक शांत शरीर है, मतलब, और एक अलर्ट माइंड है, तो ये स्ट्रेस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इनहेल ए क्वाइट इजी ब्रेथ, आप एक लंबी सांस लीजिए. नेक्स्ट स्टेप लेट योर जॉ गो लूज एज यू एक्सहेल, और अपने जबाड़ों को खोलिए और सांसों को निकालिए. हम एक क्रिया करते हैं ना, नाक से सांस लो और मुंह से बाहर निकालो, सांस लो बाहर निकालो, तो ये एक प्राणायाम की क्रिया होती है, जस्ट लाइक ये क्वाइटिंग रिलैक्सेशन टेक्निक है. इमेजिन हैवीनेस वार्म मूविंग थ्रू आउट योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टोज. हम सोते हैं, हम बोलते हैं श्वासन कर रहे हैं, ठीक है, शवासन, सबके तरह आप पड़े रह जाते हैं और आप सोचते हैं. माइंड से लेकर हर एक अंग पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी सांसों को गिनते हैं. तो ये क्या है, एक तरह से ये वेस्टर्न कल्चर में रिलैक्सेशन टेक्निक हो गई और ईस्टर्न कल्चर में अपना योगा प्राणायाम हो गया. इसी टेक्निक में एक टेक्निक आती है इंस्टेंट कामिंग सीक्वेंस. रिलैक्सेशन टेक्निक है जो इक्वली 5 स्टेप अप्रोच है. तो इस तरह की डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स है जो अपने स्ट्रेस को दूर करने के काम में आती है. नेक्स्ट है मेडिटेशन. मेडिटेशन क्या है, माइंड टू मसल रिलैक्सेशन है. स्टार्ट होता है माइंड से और चलता है मसल तक. दैट यूजेस एन ऑब्जेक्ट टू फोकस टू क्लियर ए माइंड. और ये अपने माइंड को एक क्लियर फोकस करना होता है किसी ऑब्जेक्ट पे. देयर बाय रिजल्टिंग बेनिफिशियल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो अपनी बॉडी में फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस के लिए रिक्वायर्ड होता है. जस्ट एज फिजिकल exercise has certain psychological benefits, meditation has certain physical benefits. जिस तरह
जिस तरह फिजिकल एक्सरसाइज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देती है, वैसे ही मेडिटेशन जो है वो फिजिकल बेनिफिट्स देती है। मेडिटेशन हैड इट्स ट्रेडिशन ग्राउंडेड इन ईस्टर्न कल्चर। मेडिटेशन का जो मूल जड़ है आया कहाँ से, ये ईस्टर्न कल्चर की देन है। और इसमें सबसे एग्जाम्पल अच्छा राइटर ने क्या दिया है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, स्पेशली इंडिया एंड तिब्बत से स्टार्ट हुआ है, बट हैज़ बीन पॉपुलराइज्ड फॉर वेस्टर्न कल्चर्स। और आजकल ये वेस्टर्न कल्चर में क्या हो रखा है, पॉपुलराइज है। ये मेडिटेशन का एक तरीका है। तिब्बतियन जो बुद्धिस्ट है वो क्या करते हैं, इस मंडल का यूज़ करते हैं। एक मंडल है और यहाँ ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके मेडिटेशन को बढ़ाता है। तिब्बतियन बुद्धिस्ट यूज ए मंडला, a geometric figure with other geometric form on in it that has spiritual और philosophical importance। तो यहाँ पर जैसे ये आपके सामने चित्र है और आपको यहाँ ध्यान केंद्रित करना है, तो ये एक तरह से मेडिटेशन हो गया या आपका एक अटेंशन हो गया, आपका कंसंट्रेशन हो गया जो आपके स्ट्रेस को दूर करेगा। हम पढ़ते हैं ना त्राटक, सुना होगा नाम आपने। आप दीपक जलाकर और अपनी आँखों के लेवल में रखकर और जब तक आँखें जले नहीं तब तक उसको एकटक देखते जाओ, तो ये आपकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये योगा आपको करना ही है, हम ही नहीं, वेस्टर्न कल्चर में योगा जो है, मेडिटेशन है, वो पीपल्स को हेल्प करते हैं किसमें, स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजी की फॉर्म में एंड वैरायटी ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के काम में आता है। मतलब इसको हम काम में लेने के बजाय इसको रोज़ की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं तो अपने लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसको पॉपुलराइज किया किसने वेस्टर्न कल्चर में। तो ये आपको जानकर हैरानी होगी कि मेजर एक्सपोर्टर ऑफ मेडिटेशन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ बीन द महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी एक फिजिक्स के स्टूडेंट हुए हैं। इन्होंने पॉपुलराइज किया किसको, मेडिटेशन को वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। महर्षि डेवलप्ड ए लार्ज वर्ल्ड वाइड एंड हाईली इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टू टीच ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया मेडिटेशन का वो है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टू ए पॉपुलेशन ऑफ पीपल एक्सपीरियंसिंग मोर एंड मोर स्ट्रेस एंड रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर मोर एंड एस्केप। तो ये एक महर्षि हुए हैं, मतलब पॉपुलराइज आउट ऑफ इंडिया करने का काम इन्होंने किया। इनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये है, इनका बैकग्राउंड देखें तो इनका पूरा नाम महेश प्रसाद वर्मा है, इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है महेश प्रसाद वर्मा। ठीक है, बर्थ नेम इनका छत्तीसगढ़ से है ये, और इनका जन्म 1918 में हुआ और इनकी फ़िज़िक्स की डिग्री 1942 में हुई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में ये अपने प्रोफेशन में जाए उससे पहले इनको मिले रिलीजियस लीडर, कौन, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। और 13 इयर्स ऑफ रिलीजियस स्टडी, इन्होंने 13 वर्षों तक रिलीजियस स्टडी की। उसके बाद में एक सिंपल फॉर्म मेडिटेशन का टास्क इनको मिला। इट टुक 2 years ऑफ आइसोलेटेड लाइफ, उन्होंने अपने 2 साल हिमालय की गुफाओं में बिताया। और उसके बाद में मास कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू स्टूडेंट्स में इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी के थ्रू इन्होंने मेडिटेशन को पॉपुलराइज किया। जानना चाहते हो ये महेश योगी कौन है, इन्होंने किस टाइप से इनको पॉपुलराइज किया, तो देखते हैं नेक्स्ट। ये हैं वो महेश योगी जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। Are increasing in every country, whether it's a affluent society or a developing nation, but suffering is everywhere. It is possible for every man to go deep within and saturate his conscious mind with inner happiness, with that unlimited intelligence that dwells at the source of thought. The principle of transcendental meditation is simple. Being is bliss in its nature, is infinite happiness. Mind is always moving in the direction of greater happiness. It is the experience of everyone. Wherever the mind goes, it goes in the direction of greater happiness.
And because the nature of inner being is bliss, infinite happiness, therefore the mind during transcendental meditation takes that inward course in a most spontaneous manner. In this meditation, we do not concentrate or control the mind. ये है वो महेश योगी जिन्होंने इसको पॉपुलराइज किया। कनाडा का ये स्पीच है जिसमें लोगों को ये 1968 में संबोधित करते हुए आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। अगर हम टाइप्स ऑफ मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन के अलग अलग धर्मों में अलग अलग मेडिटेशन के टाइप्स है, ठीक है। चक्र योग, रिंजाई जैन, मुद्रा योग, सूफीज्म, जैन मेडिटेशन, सोतो जैन, अलग अलग जो कल्चर है उसमें मेडिटेशन के अलग अलग टाइप दिए गए हैं। इमेजिन साउंड टर्म्ड नदम, साइलेंटली रिपीटेड वर्ड टर्म्ड मंत्रा, कॉन्स, प्राणायाम, अनाप नास्ति, ये जैन धर्म में मेडिटेशन को ऐसा बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है जागरूकता। ये भी एक रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसमें आप अपने आप को फोकस करते हो, अपने आप को अटेंशन में लाते हो जो भी आपके चारों ओर घटित हो रहा है। इट इज़ पेइंग अटेंशन टू ईच मोमेंट। आपके आसपास जो भी ईच मोमेंट है, जो आप जहाँ रह रहे हैं इधर और उधर, उस पे आप अटेंशन से आप ध्यान दे रहे हैं, तो वो आपकी माइंडफुलनेस है, मतलब सजगता है। इंस्टीड ऑफ व्हाट इट्स एंड इफ़ ओनली, यानी जो कुछ भी हो रहा है छोड़ो उससे, मुझसे मतलब है। द फोकस इज़ ऑन द व्हाट इज़ इट्स ऑपोजिट माइंडफुलनेस। और इसका ऑपोजिट क्या है? वो है जहाँ जो कुछ भी जहाँ कहीं भी हो रहा है उस पर आपका फोकस है, वो माइंडफुलनेस है। और फोकस नहीं है तो माइंडलेसनेस है। इज़ गोइंग थ्रू लाइफ इग्नोरिंग द प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज ऑफ अटेंशन डायरेक्टेड टुवर्ड द गोल रेदर देन द एक्सपीरियंस। तो यहाँ जो भी आपके चारों ओर हो रहा है उस पर, अपने गोल पे आप ओरिएंटेड हो, उसका पता नहीं है, तो ये आपकी माइंडलेसनेस है। ये माइंडफुलनेस पर्टिकुलर गोल ओरिएंटेड होती है तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहता है। आप इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप अपने गोल को छोड़ के और सीधा हर चीज़ पे ध्यान देने लग जाओ। जैसे माइंडफुलनेस अकर्स व्हेन यू ड्राइव टू स्कूल, वर्क, डिस्क्राइब योरसेल्फ एज बीइंग ए ऑटोमेटिक पायलट। आप जब स्कूल जाते हैं, आप ड्राइव करते हैं, तो माइंडलेसनेस जनरली देखने को मिलती है, होता भी है, क्योंकि आप हर जगह हर चीज़ को देखते फिरेंगे तो आप अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाएंगे, स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे, अपने वर्क को नहीं कर पाएंगे। तो हर एक टर्म की, हर एक स्ट्रेटेजी की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। ऑल ऑफ ए सडन यू आर एट डेस्टिनेशन विदाउट हैविली रियली एक्सपीरियंस द ट्रिप। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रिप का, और उस ट्रिप में अगर आपकी माइंडफुलनेस नहीं है तो आपको फिर दुख पाना पड़ सकता है, पूरी ट्रिप का मज़ा ख़राब हो सकता है। हाउ सेड इट इज़ दैट सम पीपल रीच द एंड ऑफ देयर लाइव्स विदाउट एवर हैविंग ट्रूली एक्सपीरियंस द ट्रिप अलोंग द वे। आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं उसके प्रति आपको पता नहीं है कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें किस टाइप का रास्ता है, किस टाइप की जर्नी है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वो परेशानी वहाँ झेलनी पड़े, तो ये भी स्ट्रेस ला सकता है। तो माइंडफुलनेस स्ट्रेस के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, कुछ लोग रिलैक्सेशन टेक्निक के तौर पे म्यूजिक का सहारा लेते हैं, और म्यूजिक जो है वो थोड़ा सा धीमी आवाज़ में होता है और ज़्यादा टू फास्ट इन टेम्पो, तब आपको थोड़ा ज़्यादा वो माइंड को रिलैक्स करता है। साउंड कैन हैव ए रिलैक्सिंग इफेक्ट विद द रिजल्ट ऑफ अदर्स फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट। साउंड भी, आप मधुर संगीत भी आपको फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली फ़ायदा देता है। चाइना से एक डराइव टर्म है ताई ची। ताई ची एक ऐसी टेक्निक है, रिलैक्सेशन टेक्निक, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन टेक्निक डेवलप इन चाइना दैट इन्वॉल्व्स फोकस्ड स्लो रिदमिक मूवमेंट। स्लो एंड रिदमिक मूवमेंट है जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, मसल रिलैक्स करने के लिए टेक्निक यूज़ में लेते हैं। ये है ताई ची टाइप की एक दूसरी इमेज जो चाइना में डेवलप हुई। ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक में हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं पेट्स एंड स्ट्रेस।
कुछ लोग घर पे बिल्ली पालते हैं, कुछ लोग घर पे कुत्ते पालते हैं, ठीक है, कुछ लोग हिरन पालते हैं, कुछ लोग रेबिट पालते हैं, कुछ के पास टोटोइस है, कुछ के पास कुछ गाय पालते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें स्ट्रेस को दूर करती है। हैविंग ए पेट हैज़ बीन शोन मैनेज स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को मैनेज करता है कुछ हद तक। इवन जस्ट प्रीटी बीन फाउंड टू लोअर ब्लड प्री ऑनर एंड द डॉग, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ जब भी ये लेडी स्ट्रेस में रहती होगी, अपने कुत्ते को सहलाती होगी, तो स्ट्रेस दूर करती होगी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट। दुनिया में बहुत से लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो है कि टाइम नहीं है। आप अगर स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस स्ट्रेस को मैनेज करने की प्रैक्टिस फॉलो करते हो। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए टाइम चाहिए, और टाइम किसी के पास है नहीं। वेदर द टास्क इज प्रैक्टिसिंग रिलैक्सेशन, चाहे आप रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आप होमवर्क एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी ऐसी टेक्निक या स्ट्रेटजी कैन वर्क अनलेस वन मेक्स टाइम टू एक्सप्लोर एंड अप्लाई। वो उस टाइम को एक्सप्लोर या अप्लाई करने की कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो उसको रोक सके। मतलब आप टाइम का एनालिसिस नहीं कर सकते, टाइम का सदुपयोग कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक ही नहीं है, ये एक शर्त है सभी टाइप के अप्रोचेज की, जिसमें आप वर्क के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हो। मोस्टली लोग सोचते हैं कि टाइम क्या है, एक स्ट्रेस का सोर्स है, जबकि ये गलत है। अबाउट नॉट हैविंग इनफ ऑफ इट और बीइंग प्रेशराइज्ड बाय इट, क्योंकि टाइम है ही नहीं तो यही एक तरह से स्ट्रेस बन गया। तो ये टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। However, it is misleading to think of time as a stress stimulus. ये एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है कि टाइम एक स्ट्रेस स्टिमुलस होता है। लोगों के पास टाइम को मैनेज करना होना चाहिए। टाइम 24 आवर्स ही सबके पास होते हैं। कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो दिन के 24 आवर्स को चेंज कर सके, इसलिए टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। When people have concern about time, they usually have problem with too much work. जब लोगों को कहते हैं कि आपके पास टाइम क्यों नहीं है, तो कहते हैं हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। करो ही क्यों, 1 by 1 करो, जितना हो उतना करो। Not enough recreation, conflicts between equality and pleasant task, missed deadlines, feeling overwhelmed, यानी जो डेडलाइन दी हुई है उस पर काम होता नहीं है। प्लीजेंट हो चाहे अनप्लीजेंट हो, कंडीशन हो, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली मेंटली बर्डन आ जाता है। और हेल्मिंग का मतलब इमोशनली मेंटली बर्डन होता है। और ट्राइविया से भी आपके पास टाइम का शॉर्टेज होता है। ये ट्राइविया क्या होता है? ये ऐसी फालतू इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको इंटरेस्ट तो है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम फेसबुक व्हाट्सएप ओपन करते हैं, ऑन करते हैं पर्टिकुलर कुछ चीज़ को, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या किसी को इन्फॉर्म करने के लिए, और लग जाते हैं रील देखने, लग जाते हैं इंस्टाग्राम की रील देखने, फेसबुक की रील देखने, पोस्ट देखने, स्टेटस देखने। तो वो अपना टाइम क्या हो गया? वेस्ट हो गया। वो हमने ये ट्राइविया हो गया। हमने पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्मॉल फैक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो की, लेकिन वो अपने अभी काम में नहीं आ रही है, तो ये टाइम बर्बाद हो गया। इनएबिलिटी टू वॉट दे वांट बिकॉज ऑफ अनफिनिश्ड टास्क एंड सो ऑन। अगर अनफिनिश्ड टास्क रहता है उसकी वजह से लोगों में ये चिंता बनी रहती है कि अब ये टाइम कैसे मैनेज हो। ग्रेट मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग, लोगों में अक्सर गलत धारणा ये होती है कि हम एक टाइम में बहुत से काम करेंगे तो टाइम बच जाएगा। एक बहुत बड़ा भ्रम है। Perhaps the most common distorted belief concerning time management is the notion that doing several tasks at once, multitasking saves time, कि हम एक टाइम में अगर बहुत सारा काम कर लेंगे तो अपना टाइम बच जाएगा। ये एक ग्रेट मिथ है, भ्रम है बहुत ज़्यादा। Indeed, some popular psychologists have phrased the claimed capacity of human brain to do many things. हालांकि बहुत से साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि इंसान का जो माइंड है वो मल्टीटास्किंग करने में कैपेबल है। बिल्कुल कैपेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ठीक है। और ऐसा भी कहते हैं कि ब्रेन का 10% ही यूज़ में लेते हैं, बाकी जो अनयूज्ड ही रहता है। इनफैक्ट मल्टीटास्किंग अपीयर्स टू वेस्ट टाइम, वास्तव में जो आप मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट यूज़ में लेते हैं वो टाइम को वेस्ट करता है। इंडिविजुअल हु डू सेवरल टास्क एट वंस मस्ट फ्रिक्वेंटली स्विच फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। मोस्टली लोग जब मल्टीटास्किंग कंडीशन में होते हैं, एक ही टाइम पर गाना भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी काम को टाइम पर नहीं होने देगी और आप स्ट्रेस में आ जाओगे और टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट की कहानी है। नेक्स्ट, मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? आप गोल्स एंड प्रायोरिटीज़ डिसाइड करें, आप टास्क की प्रायोरिटी डिसाइड करें और फोकस एंड अपने शेड्यूल को आप डिसाइड करें कि सुबह से शाम तक मुझे क्या करना है, उससे आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं स्केड्यूल एंड ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। तो ये आप अगर टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे तो काफ़ी हद तक स्ट्रेस को दूर करना सीख जाएंगे। तो इस तरह ये अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है और मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।